जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब जो डेली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ये मान चल रहा 7 बजे हम लोग डेली एक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जहां पे दोस्तों हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको एक दोस्तों आइडिया ये लग सके जो हमारा आर्मी नर्सिंग का एग्जाम वहां पे होता है, वहां पे दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डेली 7 बजे डिस्कस वहां पे करेंगे। और साथ साथ दोस्तों इसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम तक जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारे चीजें पॉइंट पॉइंट आप नोट कर चलना। आपका जब भी एग्जाम दोस्तों वहां पे लगेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका रिलेशन भर्ती जब हुआ था आर्मी नर्सिंग में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी का जैसे जैसे होते हैं, कैसे ये होते हैं वहां पे, ये 4 ऑप्शन दोस्तों वहां पे आपके दिए गए थे। अब हमें ये बताना इनमें से राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों यहां से आपके और कई सारे क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन सकते हैं और जो पूछे भी गए हैं। फिलहाल इसका दोस्तों हम लोग राइट आंसर की बात करें, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताओगे कोशिकांग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते थे। जैसे एक तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है, जो दोस्तों ये आपका राइबोसोम है। राइबोसोम से दोस्तों आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पूछा जाता है कि ये जो आपका ये राइबोसोम होता है, यहां पे एक ये पूछा जाता है एक ये जो आपका होता है ये आरएनए वाह किसका बना होता है, आप बताओ। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन की बनी एक संरचना होती है। और इस संरचना को दोस्तों क्या कहते हैं, इसे पहले क्या बोलते हैं, यहां पे नोट करिएगा, इसे क्या कहते हैं, पैलेड कण। इसे क्या कहा जाता है, पैलेड कण दोस्तों आपका कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका राइबोसोम होता है ये आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचना होती है और जिसे क्या कहा जाता है, तो ये चीज याद कैसे, आपका पैलेड यहां पे कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका ये होता है राइबोसोम और प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायक वहां पे होते हैं। क्या होते हैं, सहायक आपके होते हैं। और जिसके कारण ही ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका राइबोसोम होता है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, यहां पे कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताओगे, राइबोसोम का नाम आपको वहां बताना है। और दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट ये याद करना, जो ये गाल्गी काय यहां पे दिया गया है, इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गाल्गी काय से, तो ये पॉइंट नोट करना। कभी पूछा गया गाल्गी काय की खोज किस वर्ष से हुई थी और किसने इसकी खोज की थी, ये दोनों चीजें ही आपके पेपर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या बताओगे, इसकी खोज दोस्तों आपका 1898 में, कब हुआ, 1898 में हुआ था। और किसने इसकी खोज की थी, तो वैज्ञानिक का नाम दोस्तों आप क्या बताओगे, वैज्ञानिक का नाम दोस्तों हो जाएगा कैमिलो गॉल्गी, वैज्ञानिक का नाम यहां पे दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें भी आप यहां पे याद करना। दोस्तों यहां पे ये मान चलना, जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, अगर आप लोग यहां पे 35 क्वेश्चन तक आपके सही चल रहे हैं, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही, बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एग्जाम तक जो चीजें मैं जैसे आपको बता रहा हूं सारी चीजें फॉलो करते रहना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसके बाद उसे एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जो कि जयपुर जडारो में क्वेश्चन आया था कि ये बताओ निम्न में से किसमें 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। ये बताओ 4 कक्षी हृदय किसमें होता है, मेढक में, मगरमच्छ में, मछली में, गिरगिट में, किसमें आपका होगा। तो आप इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, ये आप बता दोगे क्या, मगरमच्छ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों मगरमच्छ किस वर्ग में आता है, ये कभी अगर पूछा गया, क्या बताओगे, सरीसृप वर्ग में। तो क्या बताओगे, यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, जो आपका सरीसृप होता है, यहां से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये बताओ सरीसृप वर्ग में कौन कौन से जीव आपके आते हैं, ये सीधा सीधा पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या दोस्तों बताओगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा, बताओगे एलिगेटर, एक किसका नाम बताओगे आप यहां पे, एक तो दोस्तों आपका हो जाएगा एलिगेटर, यहां पे लिख लेना।
दूसरा दोस्तों मगरमच्छ, अभी आपने इसका आंसर देख ही लिया है कि मगरमच्छ भी सरीसृप में आपका आ जाता है। एक दोस्तों आपका जो छिपकली होती है, एक क्या लिखोगे यहाँ पे, छिपकली भी इसी में आता है। एक दोस्तों क्या नोट करोगे, जैसे आपका गिरगिट, एक क्या दोस्तों नोट कर लोगे, जैसे आपका गिरगिट भी इसी वर्ग में आता है। एक दोस्तों जो आपका कछुआ होता है, क्या होता है, कछुआ, कछुआ भी इसी वर्ग में आता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका कोबरा होता है, कोबरा भी क्या होता है, इसी वर्ग में आपका आ जाता है। दोस्तों ये जो जीव होते हैं ना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखोगे, ये सारे जीव कैसे होते आप बताओगे, असम, क्या बताओगे, असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। और क्या लिखोगे यहाँ पे, अंडे देने वाले, और क्या होंगे, अंडे देने वाले। दोस्तों ये सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये मेढक है ना, मेढक किस वर्ग में आएगा, आप क्या कहोगे, ये आपका आता है उभयचर। मेढक किस वर्ग में आता है, उभयचर में आता है। अभी दोस्तों मैं जितने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सारे एक एक करके सारे में आपको वो पॉइंट भी कवर करा दूंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी करा रहा हूं सारे आप यहाँ पे नोट करना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएंगे। लेकिन जो चीजें बता रहा हूं एग्जाम तक आप उन चीजों को फॉलो जरूर करते हुए चलिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया था, पुणे जडारो में ये आया था, ये बताओ अच्छा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % भाग ये ग्रहण करते हैं। यानी जो इनकी पत्तियों में जो सूर्य का प्रकाश वहां पड़ता है तो उस ऊर्जा का कितना % भाग ये ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो कितने % बताओगे दोस्तों, आप बताना है क्या, 1%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एक दोस्तों एक चीज ये भी नोट कर लेना कि एक पॉइंट ये नोट करना यहां पे कि जो आपका ऊर्जा परिवहन, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, कभी अगर यहां से ये पूछा गया ऊर्जा परिवहन का 10% का नियम, ऊर्जा परिवहन का 10% का नियम, ये नियम बताओ किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऊर्जा परिवहन का 10% का नियम किसने दिया था। तो यहां पे वैज्ञानिक का नाम दोस्तों आप किसका बताओगे, यहां पे नोट करना, लिंडमैन ने। किस वैज्ञानिक ने दिया था, लिंडमैन ने ये नियम वहां पे दिया था। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम, जैसे कि कोई अगर मान लो जानवर होता है किसी का भक्षण करता है तो उसका वो कितना % भाग कंज्यूम वहां पे करता है ऊर्जा के रूप में, तो आप क्या बताओगे, वो 10% भाग कंज्यूम करता है। और ये नियम किसने दिया था, लिंडमैन का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो क्लास में करा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप हाय लिख के मैसेज करना इसी नंबर पे, आज वो व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा जहां पे ये डेली जितने भी क्लास होंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां मिलती रहेगी। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून में अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाएगा। दानापुर जडारम ये चीज पूछी गई थी और ये 4 ऑप्शन हमारे पेपर में वहां पे दिए गए थे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, वो प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाएगी, डायलिसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी डायलिसिस दोस्तों आपकी प्रक्रिया द्वारा रक्त में अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थों को निष्कासन किया जाता है, वो प्रक्रिया डायलिसिस ही कहलाती है। तो अगर आप एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, डायलिसिस। आपको इसका राइट आंसर यहां पे बता देना है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका जो पेपर आता है आपके क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल के रहेंगे, कुछ आपके एवरेज भी रहते हैं, कुछ मॉडरेट भी रहते हैं। यानी आप फिलहाल ये टारगेट करना भाई हम कैसे भी करके 37-38 क्वेश्चन वहां पे सही कर ले तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल वहां पे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हमारा टारगेट हम लोग अभी तो यही बना के चलेंगे भाई 40 क्वेश्चन तक अपना बना के चले कि भाई हमें डाउट नहीं लेना, हम अपना एग्जाम देके आए और ये मान ले कि भाई हमारा सिलेक्शन तो अपना हो गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों वायरोलॉजी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ दोस्तों यहां पे एक शब्द जो आपका पैथोलॉजी दिया जा रहा है इसमें किसका अध्ययन होता है, तो यहां पे क्या बताओगे, यहां पे आप लिख दोगे क्या, रोगों का अध्ययन। यहां पे किसका अध्ययन हो जाएगा, आप बताओगे रोगों का अध्ययन यहां पे दोस्तों आपका किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा 2-3 पॉइंट में और नोट करा देता जो आपके इंपॉर्टेंट है।
जैसे कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया आपका माइकोलॉजी, आपने देखा होगा ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, ना पता हो भाई ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा। आप बताओगे कवकों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन दोस्तों यहाँ पे आपका किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये एक चीज पूछी जाती, एक हमें ये बता दो कि जो आपका एंटोमोलॉजी होता है, क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है, इसमें किसका अध्ययन दोस्तों किया जाएगा? तो आप यहाँ पे किसका अध्ययन बता दोगे? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन इसमें आपका किया जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, एक हमें ये बता दो अच्छा कि जो आपका पेडोलॉजी होता है, क्या होता है? जो आपका पेडोलॉजी होता है, इसमें किसका अध्ययन दोस्तों होता है? यहां बताओगे मिट्टी के सभी, यहां पे क्या बता दोगे? मिट्टी के सभी पहलुओं, मिट्टी के सभी पहलुओं का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत होता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत आपका होता है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों एक बार नोट करना, आपके सारे पॉइंट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहां पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये आया था, ये बताओ चाहे किस आयुसीएन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियां, दोस्तों ये लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ये आपका जीके में क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, जो जीके में आता है वहां भी ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सूची दी जाती, कौन सी सूची दोस्तों आपकी दी जाएगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए थे, तो बताना इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा कितना यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आपको ये मान चलना, आप एग्जाम हॉल में बने, आप ये देखो भाई किन के आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे हो और किसके आंसर दोस्तों यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे? उस सूची को हम लोग कहते हैं लाल सूची। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, यानी रेड डाटा सूची वहां पे कहा जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि 1963 में गठित विश्व भर में पौधे और पशुओं की जातियों के संरक्षण स्थिति को सबको व्यापक के लिए ही इस सूची का निर्माण वहां पे आपका किया गया था। तो यहां पे इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका लाल सूची, आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका जयपुर जडावरों में यह पूछा गया नर्सिंग के एग्जाम में कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है? तो भाई इसका आंसर शायद हर बच्चा यहाँ पे दे पाएगा कि रिकेट्स की दिक्कत किस वजह से होती है, क्या रीजन वहां पे होती है। तो क्या बताओगे भाई इसका आंसर? विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका भाई राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और विटामिन कभी ए की कमी अगर शरीर में हो जाती है, क्या दिक्कत हमें देखने मिलती? भाई रतौंधी नामक रोग आपको यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन अगर बी शरीर में कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा? आप बताओगे बेरी बेरी। कौन सा रोग बताओगे? बेरी बेरी रोग आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी दोस्तों अगर आपके शरीर में लोहा की कमी हो जाए, आयरन की कमी यहाँ पे हो जाए, तो क्या बताओगे तब क्या दिक्कत होती है? तब बताओ हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? रुधिर क्षीणता। आयरन जो लोहा कमी हो जाता है तो क्या बताओगे कौन सा दिक्कत हमें देखने को मिलती? आप बता दोगे रुधिर क्षीणता। हिंदी में दोस्तों साफ साफ ऐसा ही वर्ड आपको वहां पे लिखा हुआ आएगा, रुधिर क्षीणता, यानी लोहा आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता नामक दिक्कत हमें देखने को वहां पे मिल जाती है। दोस्तों ये विटामिन बी, ये याद करना, जो आपका विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, इनके दोस्तों रासायनिक नाम जरूर याद कर लेना। और ये किसमें पाए जाते हैं, ये विटामिन किसमें पाए जाते हैं, और विटामिन की कमी से कौन कौन से आपके रोग होते हैं, ये आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वहां पे सारा कुछ आपको डिटेल से वहां पे दिया गया है। यही जो न्यू पैटर्न अपना सिलेबस अभी अपना लॉन्च हुआ है और उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे, बस आप वो तैयार करो, ये प्रैक्टिस दो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। इस क्वेश्चन दोस्तों देने का आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपका पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जो मैं नोट्स आपको दे रखे हैं ना वहां पे कि 2000 लेके 2024 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका वहां पूछा भी जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उन संरचनाओं को क्या कहा जाएगा? दल कहोगे, बीजांड कहोगे, बाह्य दल कहोगे या पुष्प केसर, क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या कह दोगे? ये हो जाएगा बीजांड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है।
और दोस्तों एक चीज यहां पे ये भी नोट कर लेना कि जो आप किसी भी प्रारंभिक पुष्प में क्या होते हैं, चार वक्र होते हैं। जो आपके पुष्प होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। इनमें दोस्तों चार वक्र कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका क्या हो जाएगा, बाह्य। एक क्या बताओगे यहां पे, एक बाह्य होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दलपुंज। एक क्या होता है दोस्तों यहां पे, दलपुंज होता है। तीसरा दोस्तों यहां पे क्या होता है, पुमंग। तीसरा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पुमंग होता है। और चौथा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जायांग। क्या होता है, जायांग आपको यहाँ पे हो जाता है। और इन चारों की डिटेल दोस्तों मैंने अपने जो प्रैक्टिस सेट पहले कराया वहां पे इन चारों की डिटेल्स आपको वहां बता रखा है। अगर आपने पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए तो इनके बारे में आपको सारा कुछ पता होगा यहाँ पे कि क्या चीज इनके बारे में क्या क्या आपका होता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों ये हार्मोन वाला जो टॉपिक होता है ये सही से याद कर लेना कि कौन सा हार्मोन कहां स्रावित होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दो क्या हो जाएगा। ये आपका जबलपुर जडार में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में ये पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप यहां पे क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों थायराइड। क्या आंसर होगा इसका, थायराइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों मैं कुछ आपको ग्रंथियों के नाम भी नोट करा देता हूं कि कौन से ग्रंथ से कौन सा हार्मोन आपका स्रावित होता है। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ अच्छा जो आपकी एक पीनियल ग्रंथि होती है, ये बताओ दोस्तों आपकी जो पीनियल ग्रंथि होती है तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। हार्मोन क्या बताओगे आप यहां पे नोट क्या कर लोगे, हार्मोन का नाम हो जाएगा मेलाटोनिन। ये हार्मोन दोस्तों आपका स्रावित होता है। दोस्तों ये हार्मोन जरूर याद करना कौन से ग्रंथ से कौन सा हार्मोन आपका स्रावित वहां पे होता है। अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, ये बताओ पीयूष ग्रंथ, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो कौन सा हार्मोन आप दोस्तों यहां बताओगे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका यहां पे स्रावित होगा। तो ये हार्मोन भी दोस्तों क्या नोट कर लोगे यहां पे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। एक दोस्तों यहां पे ये बताओ जो आपका अधिवृक्क होता है, एक ग्रंथ दोस्तों आपकी अधिवृक्क होती है। अब ये बताओ अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, हार्मोन का नाम क्या बताओगे, ये हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन दोस्तों आपका यहाँ पे स्रावित होगा, ये भी नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे एक और नोट कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका थायराइड ग्रंथि है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जो थायराइड ग्रंथ हो गया, कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, थायरॉक्सिन। अभी इस क्वेश्चन में यही चीज आपसे पूछी जा रही है, क्या थायरॉक्सिन ही हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे नोट कर ले। दोस्तों ये सारी ग्रंथियां आपकी हो जाती है और इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन हमारे स्रावित होते हैं ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार सारे चीज देखते चलना, सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो राइट आंसर इसका आप क्या बता दोगे दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो आप क्या बताओगे, हम तो बताएंगे भाई मेढक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका खरगोश हो गया, हिरण हो गया, मोर हो गया, जो आपके ये तीन नाम दोस्तों यहाँ पे दिए गए, ये शोषण कहां से करते हैं, तो यानी खरगोश हो गया, हिरन हो गया, मोर हो गया, ये शोषण कहां से करेंगे, ये सारे सारे शोषण करते कहां से, फेफड़ों से। कहां से, फेफड़ों से। और इसके अलावा दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जैसे आपका मेढक हो गया, अभी जो इसका आंसर हमारा मेढक हो गया, या फिर जो मेढक हो गया ये कहां शोषण करता, अभी मैंने आपको बता दिया कहां, त्वचा से हो जाएगा। मेढक कहां बता दोगे, आप बताओगे त्वचा से ये आपका शोषण करता है। और वहीं पे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो मछली होती है, मछली कहां से शोषण करती है, तो क्या बताओगे, ये बताओगे गलफड़ों से। ये कहां शोषण करेगी, ये बता दोगे गलफड़ों से शोषण यहाँ पे आपकी करती है। तो ये सारे पॉइंट भी आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जो हमारी स्किन की बाह्य परत होती है इसके लिए कौन सा वर्ड आपका वहां पे यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन जयपुर जडारो में आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका एपिडर्मिस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे एक क्या जो लैरिंग्स दिया जा रहा है, ये क्या होता है,
दोस्तों ये आपका होता है एक स्वर यंत्र। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप क्या बताओगे, ये आपका एक स्वर यंत्र हो जाएगा। लैरिंक्स ये होता है यहाँ पे जहां से हमारी आवाज निकलती है, कुछ हम बोलते हैं जो आवाज निकलती है, वही दोस्तों आपका लैरिंक्स यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये दोस्तों जो आपका क्वाड्रेटिक्स यहाँ पे दिया जा रहा है, ये दोस्तों क्या होता है, ये आपकी मांसपेशी है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आप बताओगे, ये तो आपकी मांसपेशी दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों ये क्रिएटिन जो आपका दिया जा रहा है ना, क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन होता है। क्रिएटिन क्या होता है, एक प्रकार का आपका प्रोटीन यहाँ पे आपका हो जाता है। और एपिडर्मिस तो आप पता ही होते, ये क्या होती है, जो अपनी त्वचा होती है, इसकी जो बाहरी त्वचा होती है, स्किन होती है, इसको आपका एपिडर्मिस वहां पे कहा जाता है। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ, अपस स्मार या जो आपकी मिर्गी होती है, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको ये दिक्कत है, ये बीमारी है, तो इसका जो असर होगा कौन से हमारे अंग में पड़ता है, ये कुछ चीजें आपको क्लियर वहां पता भी होनी चाहिए। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या कहोगे, जो मिर्गी होता है ये हमारे मस्तिष्क को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो मिर्गी होता है एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है और बार बार दौरे आने के कारण भी ये आपका बनता है। और मिर्गी एक समान आपका क्या हो जाता है, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मिर्गी कैसी बीमारी दोस्तों हो जाती है, यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ये कैसी बीमारी होती है, आपके न्यूरोलॉजिकल बीमारी दोस्तों ये आपकी यहां पे हो जाती है। कभी पूछा गया मिर्गी कैसी बीमारी, आप बताओगे न्यूरोलॉजिकल बीमारी आपकी ये यहां पे हो जाती है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, वह बीमारी जिससे खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहा जाता है, उसे आप क्या कहोगे, ये यहां पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बता दो इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों ये हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जब भी किसी व्यक्ति को यहाँ पे होता है तो उसका जो ब्लड होता है, ब्लड नहीं जमता है और ब्लड जमने में काफी टाइम लगता है, यानी आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक यहाँ पे जम जाता है। और दोस्तों जो आपके हीमोफीलिया होती है ये ज्यादातर आप किसको होती है, पुरुषों में ज्यादातर ये देखने मिलती है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, जो आप ये हीमोफीलिया है इसे क्या कहा जाता है, इस बीमारी को एक अन्य नाम भी होता है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, रॉयल, इसे क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज के नाम से ये वहां पे जानी जाती है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये जो बीमारी सबसे पहले किसको हुई थी, यह बीमारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया में पाया गया था, इसी वजह से इस बीमारी को आपका रॉयल डिसीज के नाम से भी ये आपकी वहां पे जानी जाती है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, जो आपका हार्ट अटैक आता है किसकी अधिकता के कारण से होता है। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे, ये बताओगे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों मानव शरीर में रक्त शर्करा बढ़ जाने के कारण ही क्या होता है, मधुमेह रोग। अब एक पॉइंट ये भी नोट कर, मधुमेह रोग कब होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या बताओगे, कोलेस्ट्रॉल आप यहां बता दोगे। अब एक पॉइंट दोस्तों ये नोट करना कि जो हमारी शरीर होती है, अगर कभी हमारे शरीर में ये बताओ जो रक्त शर्करा, क्या पूछ ले, रक्त शर्करा, अगर रक्त शर्करा वहां बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी हमें हो जाती है, आप बताओगे मधुमेह। कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। मधुपेय लिख के आएगा, या फिर एक यहां पे इसकी जगह एक बार ये भी लिखा हुआ आया था, क्या, चीनिया रोग लिख के आएगा, ये मधुमेह आपको लिख के आएगा कि अगर शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी कौन सी बीमारी होगी, आप बताओगे मधुमेह। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या दिक्कत हमें देखने मिलती है, हार्ट अटैक आपको वहां पे पेशेंट को आपका आ जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताइए अच्छा, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो सिरोसिस रोग होता है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा, तो आप क्या बताओगे, किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो आपका जिगर होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट करना, जैसे अगर ये बताओ, अगर किसी को हैजा है तो ये कौन से अंग को प्रभावित करेगा, आप बताओगे आंत। अगर किसी को हैजा है आंत को ये प्रभावित वहां पे करता है। या फिर दोस्तों अगर किसी को क्षय रोग है, ऐसा लिख के आएगा क्षय रोग, ये किसको प्रभावित करेगा, क्षय रोग। तो यहां पे क्या बताओगे, क्षय रोग भी आपको जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा को दोस्तों ये प्रभावित वहां पे करता है। वैसे दोस्तों जो आपका प्लेग होता है, क्या होता है, प्लेग होता है, ये किसको प्रभावित करेगा, आप बताओगे, ये भी आपका फेफड़ा
फेफड़ा को प्रभावित करता है, तथा तथा क्या बताओगे, फेफड़ा ही नोट कर लेना, फेफड़ा होता है, और तथा जो काख दोनों पैर के बीच में होता है, और काख जो को भी प्रभावित करता है, जो आपके दोनों पैरों के बीच में काख होती है उसको भी ये प्लेग वहां प्रभावित करता है। इसके बाद उसको कभी अगर ये पूछा जाए जो कोढ़ होता है, किसी अगर कोढ़ हो गया, ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, जो आपका कोढ़ होता है, तो कोढ़ क्या बताओगे, ये तंत्रिका तंत्र, क्या यहां बता दोगे, तंत्रिका तंत्र को ये आपका प्रभावित यहां पे करेगा, ये चीज नोट कर लेना। अगर किसी को क्या हो गया सिफिलिस, अगर किसी को हो गया सिफिलिस, तो ये बताओ सिफिलिस कौन से अंग को प्रभावित करेगा, तो सिफिलिस दोस्तों क्या बताओगे, ये आपका प्रभावित किसको करता है, शिशन को, किसको प्रभावित करता है, ये शिशन को प्रभावित यहां पे करता है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट नोट कर लेना कि अगर ये रोग हो जाता है तो ये कौन से अंग को हमारे प्रभावित करता है, ये चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। इसके बाद एक अगला सवाल आता है, यहां से हमारे दोस्तों केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी फिलहाल ये काउंट करना जो हमने बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें आपका स्कोर वहां पे कितना पहुंचा। अगर इन 15 क्वेश्चन में अगर आपके फिलहाल 11-12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी सही चली, बस कंटिन्यू बनाए रखना। जो नोट्स मैंने दे रखे आप तैयार करो अपने एग्जाम देने, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। दोस्तों इन नोट्स का एक फायदा आपको ये भी मिल रहा है वहां पे कि आपको नोट्स तैयार करने में आपको जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस सीधा सीधा आपको उनको याद करके पेपर देने जाना, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है लैंथोनाइड कितने तत्व की एक श्रृंखला होती है। दोस्तों जो आपको ये लैंथोनाइड्स होते हैं ना, इसमें टोटल कितने तत्व होते हैं आप क्या बताओगे, टोटल दोस्तों इसमें 15 तत्व आपके होते हैं। कितने होते हैं, 15 तत्व होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। तो अगर कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप क्या बताओगे, 15 तत्व आप यहां बता दो। वैसे कई सारे तत्व 15 नाम यहां पे नहीं नोट करा पाऊंगा, लेकिन जो मैं नोट्स आपको दे रखे हैं वहां पे आपको लैंथोनाइड्स के पूरे पूरे जो 15 तत्व सभी के नाम आपको वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद एक अगला सवाल आता है, ये बताओ जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, आप क्या कह दोगे, ये एक आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। जैसे दोस्तों यहां पे कभी अगर ये पूछा गया जो भौतिक परिवर्तन में, कुछ आपको एग्जाम्पल यहां पे नोट करा देता हूं। जैसे आपका जल का वाष्प, जल का वाष्प, जल का वाष्प में बदलना, क्या लिख दे यहां पे, जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन यहां पे दोस्तों आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताओ ये कहलाता है क्या, ये आपका वाष्पीकरण भी कहलाता है। अगर पूछा गया वाष्पीकरण घटना कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे, जल का सीधे वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है, और ये भौतिक परिवर्तन भी आपका होता है। और दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ये नोट करना, जैसे ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में बदलना कैसा परिवर्तन है, बताओगे भौतिक परिवर्तन। और ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपका गलन कहलाता है। क्या कहलाएगा, गलन कहलाता है। और एक तीसरा ये नोट कर दोस्तों, अगर यहां पे कि ठोस, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में परिवर्तन, ये दोस्तों क्या कहलाएगा, ये बताओगे आप क्या, ऊर्ध्वपातन। ये क्या कहलाता दोस्तों, आप बताओगे ऊर्ध्वपातन आपका कहलाता है। और दोस्तों अगर कभी एक और नोट करना, अगर ये पूछा गया वाष्प का द्रव में, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, ये दोस्तों आप बताओगे संघनन। ये क्या कहलाता है, आप बताओगे संघनन आपका कहलाता है। और एक और लास्ट में ये नोट कर लेना कि ठोस वो द्रव का, क्या लिख लोगे यहां पे, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस से परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, हिमांक। ये क्या कहलाता है आपका, हिमांक यहां पे कहलाता है। दोस्तों ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए कि हिमांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या है, गलन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ताकि कभी आगे आप एग्जाम में जो वहां पे पेपर देने जाओ, अगर ये कुछ वर्ड वहां पे आपके लिखे आ जाए तो आपको कंफ्यूजन वहां पे नहीं होनी चाहिए, इनका मतलब वहां पे क्या होता है, तो सारी चीज आपको यहां अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आता है, ये बताओ क्या पूछा जा रहा है, एलिजारिन है, जो आपका एलिजारिन क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपके यहां पे दिए गए थे जब ये आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे क्या कहोगे आप, जो आपका एलिजारिन क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका होता है क्या, एंथ्राक्विनोन रंजक। क्या होगा, एंथ्राक्विनोन रंजक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों आपका जो ये होता है एंथ्राक्विनोन रंजक होता है,
ये आपका ट्राइफेनिलमेथिलेन का उपयोग कहां पे होता है, इसका उपयोग कहां पे होगा, कभी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, यहां पे इसका यूज होता है जैसे आपका बिजली के बल्ब, जैसे क्या बताओगे, बिजली के बल्ब में इसका यूज होता है। इसके बाद क्या बताओगे, जैसे जो कपड़ा होता है, क्या कपड़ा, कपड़ा को रंगना में इसका यूज दोस्तों वहां पे होता है। और दोस्तों यहां पे ये भी नोट करना, इसका यूज और कहां पे होता है, पीएच संकेतक के रूप में भी इसका यूज होता है। कहां पे, पीएच संकेतक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो कभी अगर पूछा जाए इनका यूज कहां पे होता है, तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए जहां जहां पे इनका यूज आपका किया जाता है। अगले सवाल में यह पूछा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, तो दोस्तों इनको क्या कहा जाता है ये बताओगे आप, क्या एल्केन, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाएगा एल्केन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे दोस्तों आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका एल्केन होता है ना, एक चीज यहां पे ये भी याद करना है, एल्केन को और क्या कहते हैं, पैराफिन, एक और ये नोट कर लेना, इसे आपका पैराफिन, पैराफिन भी कहा जाता है। अगर एल्केन की जगह आपका पैराफिन भी वर्ड आए तब भी आपको यही राइट आंसर यहां पे हो जाता है। तो क्या कहा जाएगा, एल्केन कहा जाएगा, और एल्केन को ही आपका पैराफिन भी कहा आपका वहां पे जाता है। अब इस सवाल में ये बताओ, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो आपका एल्डिहाइड समूह का हमें पूछा जा रहा है, रासायनिक सूत्र क्या यहां पे होता है एल्डिहाइड समूह का, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा CHO। क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और ये बताओ दोस्तों, जो आपका ये OH समूह, इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों क्या कहोगे आप, इसको कहा जाएगा एल्कोहल। इसको क्या कहा जाता है, इसको लिखोगे आप एल्कोहल, या आपका हाइड्रॉक्सिल समूह कहा जाता है। एल्कोहल कहोगे या हाइड्रॉक्सिल समूह, ये आपका कहा जाता है। और ये COH को क्या कहा जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या बताओगे, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र आपका, ये क्या बताओगे, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह, ये आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल, यहां पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये आपका जो CH2 यहां पे लिखा, ये भी यहां पे नोट कर ले, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड समूह, तो सारे लिख ही लेना। ये किसका हो जाएगा, यहां पे दोस्तों आप क्या लिख लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड समूह दोस्तों यहां पे नोट कर लो, ये फॉर्मेल्डिहाइड समूह का हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, यहां पे नोट करना, ये किसका हो जाएगा, यहां पे आप क्या बताओगे, कार्बोक्सिल, यहां पे क्या बताओगे, ये आपका कार्बोक्सिल समूह आपका हो जाएगा। तो किसी का भी दोस्तों पूछा जाए, एल्कोहल का पूछा जाए, या फिर यहां पे जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, या फॉर्मेल्डिहाइड आपका लिखा गया, इसका पूछा जाए, या आपका जो कार्बोक्सिल दिया गया इसका पूछा जाए, इनके जो रासायनिक समूह है ये सारे याद कर लेना कि अगर ये आपका एल्कोहल का यहां पे पूछा गया है, वो एल्डिहाइड समूह का अगर आपसे पूछा गया है, तो इनके भी आपके पूछे जा सकते हैं। एक बार सारी चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ इनकी खोज किसने की थी, आप बताओ, रेडियम पोलोनियम की खोज दोस्तों किसने की थी, अब बताओ। सभी को वैसे इसका आंसर पता होगा कि जो आपका ये रेडियम यहां पे दिया गया, जो आपका रेडियम लिखा हुआ है, या फिर दोस्तों जो आपका पोलोनियम दिया गया। अब ये बताओ इनकी खोज किसने की थी, तो खोज किसने की दोस्तों, इनकी खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे दोस्तों आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये पोलोनियम यहां पे दिया गया है, इसका आविष्कार दोस्तों कब हुआ, 1898 में। और 1898 में किसने किया, मैडम क्यूरी ने यहां पे किया था। और दोस्तों एक चीज ये याद करना, जो यहाँ पे बैक्यूरेल वर्ड लिखा ना, बैक्यूरेल, इनके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। जो आपका बैक्यूरेल यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या किया था, इन्होंने किया था रेडियो सक्रियता की। तो कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक चीज ये बताओ, जो आपकी रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो आपको बैक्यूरेल का नाम यहां पे पता होना चाहिए। और रदरफोर्ड वाले में एक चीज ये आप नोट कर लेना, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा बीटा किरणों का नाम दिया, अल्फा बीटा किरणों का इन्होंने क्या किया था, किरणों का नाम दिया था, किरणों का नाम इन्होंने ही वहां पे दिया था। और दोस्तों एक चीज और यहां पे याद करना, वही नोट कर लें, यही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये कभी पूछा गया अल्फा बीटा किरणों का नाम किसने दिया, तो किसका नाम बताना है, रदरफोर्ड का नाम बताना है। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, आपको बताना, बैक्यूरेल का नाम आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे दिया गया रेडियम दिया गया, पोलोनियम दिया, इनकी खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने इनकी खोज वहां पे की थी। ये कुछ बेसिक चीजें आप सभी को यहाँ पता होनी चाहिए।
अब ये बताओ रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है इसका अंतिम उत्पाद बता दीजिए क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद दोस्तों आप क्या कहोगे? इसका दोस्तों अंतिम उत्पाद यहां पे क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या आपका हो जाएगा? तो इसका दोस्तों अंतिम उत्पाद क्या बताओगे? ये आपका लेड होता है। क्या होता है? लेड होता है। ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहां पे राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये लेड होता है ना, ये क्या होता है? ये आपकी एक धातु है। लेड क्या होती है? आपकी एक धातु आपकी यहां पे होती है, जो कि ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों कुचालक होती है, और ये आपका आघात वर्जिता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो पहला इसके बारे में एक यही नोट कर ले, जो आपका लेड यहां पे दिया जा रहा है ये लिखना यहां पे। अगर कभी आपसे ये पूछा गया ये ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा और विद्युत इन दोनों की दोस्तों क्या हो जाएगी? आप बताओ कुचालक। इन दोनों की क्या हो जाएगी? आप बताना। कुचालक आपकी यहां पे आपकी हो जाती है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? जो आपका बायोगैस होता है मीथेन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे? उसमें होता आपका 60%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी बायोगैस में मीथेन आपका कितना परसेंट हो जाएगा? ये आपका 60 से लेके 65% इसमें आपका क्या होता है? मीथेन गैस वहां पे पाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होती है, तब भी आपको बता देना मीथेन का बताना है, क्योंकि मीथेन ही इसमें कम से कम आपका 60% मीथेन ही आपका यहां पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए कि बायोगैस से सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? मीथेन की। कितनी मात्रा है? 60%, जो इसमें पूछा ही आपका जा रहा है। अब ये बताओ निम्न में से कौन सा आपका लचीला और कोमल है? इनमें से लचीला और कोमल कौन सा? इनमें से दोस्तों हमें बताना है क्यों इन 4 ऑप्शन में कि लचीला भी हो और कोमल भी हो, इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो किसका नाम बताना है? तांबा का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना कि प्रकृति में जो आपका तांबा होता है ये मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा का मुक्त अवस्था में भी पाया जाएगा और संयुक्त अवस्था में भी आपका ये पाया वहां पे जाता है। और दोस्तों जो आपका तांबा होता है ना, इसको एक पॉइंट ये नोट करना, इसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। इसे क्या कहा जाता है? आपका उत्कृष्ट धातु लिखना। उत्कृष्ट क्या लिख लेना? इसे आपका उत्कृष्ट धातु आपका कहा जाता है, जो आपका ये तांबा होता है। और यह आपका एक संक्रमण तत्व है। अगर कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक चीज ये भी बता दो, मानव द्वारा, ये क्वेश्चन आपका जीके में पूछा जाता है कि मानव द्वारा बताओ, मानव द्वारा क्या लिखोगे यहां पे? मानव द्वारा सबसे पहले किसका यूज किया गया था? कौन से धातु का यूज किया गया? तब आप किसका नाम बताओगे? तांबा का नाम आप बता देना। ये क्वेश्चन आपका जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव द्वारा सबसे पहले यूज किया गया धातु कौन सा है? तो आपको तांबा का नाम वहां पे पता होना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक अगला सवाल आता है, ये बताओ हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में? इसका राइट आंसर आप बता दो। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बता दोगे? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। यानी हीरा उसी एक तत्व का बना हुआ जिसका आपका ये ग्रेफाइट भी आपका यहाँ बना हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो ये क्लोरोफॉर्म है ना, इसका रासायनिक सूत्र कई बार पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका रासायनिक सूत्र आप कितना बता दोगे? ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? CHCl3। ये दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो होता है ना, ये मतलब जो आपका होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसका यूज कहां पे होता है? आप क्या बताओगे? क्लोरोफॉर्म एक प्रकार क्या होता है? आपका निषेचक होता है। क्या आपको बताओगे यहाँ पे? ये एक प्रकार का आपका निषेचक के यूज में आपका निषेचक के रूप में ये आपका यूज किया जाता है। और जैसे निषेचक का प्रयोग कहां पे होता है? जिससे आप देखो कभी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जो कट मार्क लगते, चीड़ फाड़ वहां पे होती है, वहां पे सबसे पहले आपको निषेचक की दवा ही आपको वहां पे दी जाती है, ताकि जब आपका कट वहां पे कोई चीड़ फाड़ हो तब आपको कोई पेन ना हो, आपको पता वहां पे ना चले। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन में ग्रेफाइट यहाँ पे आ जाएगा।
क्लोरोफॉर्म दोस्तों ये आपका रासायनिक सूत्र याद कर लेना, आपके क्वेश्चन में कई बार आपका ये रिपीट वहां पे हो चुका है। एक सवाल दोस्तों ये आपका पूछा जा रहा है, एथिलीन तथा स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण से होती है। बताओ जल अपघटन होगा, ऑक्सीकरण होगा, बहुलीकरण होगा या अपचयन होगा। तो इसका राइट आंसर आप यहां पे क्या बता दोगे इस क्वेश्चन का, तो आप क्या बताओगे, बहुलीकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है, यानी बहुलीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता वहां पे होती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते वही क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। अगर कभी पूछा गया बहुलीकरण क्या होता है, क्या बताओगे, यह आपकी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते, उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण की प्रक्रिया आपकी वहां पे ये कही जाती है। अब बताइए इसका राइट आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, क्या लिया है, कीटनाशक की तरह इस्तेमाल आपका ये नहीं किया जा सकता है। यानी 3 का प्रयोग तो हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, लेकिन एक को हम कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं करते, उसका हमसे मान वो पूछा जा रहा है। तो क्या दोस्तों आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या यहां पे आपका हो जाएगा। सीधा सीधा राइट आंसर आपको ये बताना है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर यहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो कीटनाशक की तरह आपको ये इस्तेमाल वहां पे नहीं किया जाता है। और दोस्तों यहां पे जो आपका क्या दिया जा रहा है, डीडीटी जो आपको यहां पे दिया जा रहा है, इसका उपयोग कहां पे होता है, इसका यूज कहां बता दोगे, तो इसका यूज दोस्तों क्या बताओगे आप, मलेरिया, क्या लिखोगे यहां पे, इसका यूज दोस्तों आपका होता है क्या, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर को मारने में, मलेरिया फैलाने वाले, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में इसका दोस्तों आपका यूज वहां पे आपका किया जाता है। और दोस्तों अगर कभी पूछा जो गैमेक्सिन का यूज कहां पे होता है, पहले ये बताओ गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है, आप क्या बताओगे, C6H6 और Cl4, ये गैमेक्सिन का आपका सूत्र हो जाता है। और इसको प्रयोग कहां पे होता है, इसका यूज होता है खेतों में कीटों को मारने के लिए। कहां पे यूज होता है, खेतों में कीटों को मारने के लिए किसका यूज होता है, गैमेक्सिन का यूज वहां पे किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट भी आप यहां पे नोट कर लेना, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो जाते हैं। एक अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हीरा में 4 कार्बन एक दूसरे से अनुबंध होते हैं, कैसे अनुबंध होते हैं, अब बताओ इसका राइट आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा। कि कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसका राइट आंसर यहां पे कितना बता दोगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका फ्लोरीन होता है, ये क्वेश्चन बताओ, जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का आकार बताओ कैसा होता है, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है कि फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, आप क्या बताओगे, हमेशा गोलाकार आकार इसका यहां पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे जो एक पॉइंट ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछी जाए, ये बताओ जो आपका ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट। अब ये होता है ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ग्रेफाइट की, इसकी संरचना कैसी बताओगे आप ये दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, षटफलकीय, कैसी संरचना हो जाएगी, आप यहां पे नोट कर लेना, षटफलकीय संरचना किसकी होती, ग्रेफाइट की यहां पे आपकी हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट भी यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए आपका उत्तरदायी है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या सीएनजी होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जयपुर जड़ावर में सीधे वहां पूछा गया था। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा। कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाता है तो आप राइट आंसर क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ जो इस्तेमाल होता है ये वैश्विक आपका उष्मायन के लिए उत्तरदायी यहां पे होता है। इसका मतलब ये होता है जो हमारा वायुमंडल होता है या इसका जो टेम्परेचर आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मेन रीजन आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। और इसी की वजह से दोस्तों आपने देखा हो जो आपके हिमालय में जो बर्फ जमी हुई है
वो आपकी पिघलनी भी वहां पे स्टार्ट आपकी हो गई है। यानी हमारे वातावरण जो टेम्परेचर है ये आपका हर साल बढ़ता ही वहां पे आपका जा रहा है। और दोस्तों जो आपका नाइट्रोजन के बारे में क्या याद करोगे, नाइट्रोजन दोस्तों पेड़ पौधे एवं आग को तेजी से फैलाने से क्या करता है, रोकता है। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, आप क्या बता दोगे यहाँ पे कि जो पेड़ पौधे, क्या लिख लोगे यहाँ पे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे एवं आग को, ये पॉइंट नोट कर लेना, आग को तेजी से, आग को तेजी से फैलने में, तेजी से फैलने से ये क्या करता है, आपका रोकता है। तेजी से फैलने से आपका क्या करेगा, ये आपको वहां पे रोकता है। और ऑक्सीजन के बारे में दोस्तों आपको पता ही ऑक्सीजन क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो एक बार में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज हम लोग वहां पे लेते हैं, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में या तो लिख के आएगा 20.9% लिख के आएगा, या फिर आपके वहां पे 21% लिखा हुआ वहां पे आएगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज हम लोग वहां पे सांस लेते हैं। तो आपको ये राइट यहाँ पे आपको बता देना है। और कभी दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे, ये आप नोट करें, क्या, कॉम्प्रेस्ड। इसका फुल फॉर्म दोस्तों नोट कर लेना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहां पे नोट कर लेना। ये सीएनजी का फुल फॉर्म भी होता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएनजी का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है। अब यहां पे एक अगला सवाल आता है, ये बताओ सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है, क्या हमें प्राप्त होगा, इनमें से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दो क्या आपका यहां पे हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आप बताओगे क्या, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से आपका क्या प्राप्त होता है, आप बताओगे एथेन। क्या प्राप्त होगा, आप बताओगे एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन दोस्तों आपका प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां से हमारे जीके फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन फिजिक्स के वहां पे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है, बताओ किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, इनमें से हमें बताना, प्रोटीन होगा, एल्काइन होगा, एल्कीन होगा या एल्केन होगा। तो किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा, आप क्या बताओगे राइट आंसर, ये दोस्तों हो जाएगा आपका एल्काइन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन अगर ये कभी पूछा जाए आपसे, ये बताओ अच्छा, अगर आप पृथ्वी के, अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछ ली जाती है, एक चीज ये बता दो हमें, पृथ्वी के धरातल, अगर कभी आप पृथ्वी के धरातल से नीचे जाते हो, धरातल के, पृथ्वी के जो धरातल यानी नीचे जाते हो, धरातल के यहां पे नोट करना, नीचे धरातल के अगर दोस्तों आप यहां पे नीचे जाते हो तो इसके जो क्वथनांक होता है, इसका दोस्तों जो आप क्या बताओगे, जो आपका क्वथनांक होता है, क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वथनांक दोस्तों क्या बता दोगे, क्वथनांक उसका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जाने पे उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और एक चीज ये तो सभी को पता ही होगा कि जो आपका जल होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक आप क्या बताओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। अगर कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाए, अगर आप दाब बढ़ा देते, अगर आप दाब बढ़ा दोगे तो इसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां क्या बताओगे, दाब बढ़ाने पे भी जो क्वथनांक होता है क्या बताओगे आप, बढ़ जाता है। तो कुछ भी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, पृथ्वी के धरातल के नीचे जाओ क्वथनांक बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ाओगे तब भी क्वथनांक बढ़ेगा, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहां पे होता है। तो ये सारे पॉइंट यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ अच्छा, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, किस रंग के प्रकाश ऊर्जा आपके न्यूनतम होती है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या यहां पे हो जाएगा, क्या बताओगे, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपके हो जाता है। दोस्तों यहां पे कुछ चीजें और यहां पे याद कर लेना, तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य के बारे में कुछ पॉइंट ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके यहां पे पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है,
तरंग दैर्ध्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्या पूछा जाए, तरंग दैर्ध्य। कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। अगर कभी आपसे क्या पूछा जाए, किसका, तरंग दैर्ध्य के बारे में, ये बताओ। अच्छा पहले बताओ जो लाल रंग है, लाल रंग, ये बताओ। एक बताओ जो आपका लाल रंग हो गया, एक बताओ जो आपका बैगनी रंग हो गया, एक बताओ जो आपका बैगनी रंग आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कभी अगर दोस्तों पूछा गया जो आपका लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या बताओगे, ये हो जाती है सबसे अधिक। इसकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे आपकी अधिक होती है। और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपकी सबसे कम होती है। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक, या आपसे ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, आपको लाल रंग बताना है, और किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, आपको बैगनी रंग यहाँ पे आपको बता देना है। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पता हो। एक चीज दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो आपका इंद्रधनुष बनता है, क्या बनता है, आप यहाँ बताना। अगर यहाँ इसकी बात हो ही रही, किसकी, इंद्रधनुष की यहाँ बात हो रही, इंद्रधनुष की यहाँ बात हो रही। एक चीज दोस्तों ये बताओ कि यहाँ पे जो ये 7 रंगों में ऐसे डिवाइड होता है, तो दोस्तों जो आपका सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो क्या बताओगे, सबसे ऊपर दोस्तों कौन सा रंग होता है, यहाँ पे लाल रंग, और सबसे दोस्तों नीचे कौन सा रंग होता है, निचली सतह पे कौन होगा, बैगनी रंग। कौन सा रंग होगा यहाँ पे, बैगनी रंग। तो आपने अगर इंद्रधनुष देखा होगा, आप वहां पे ध्यान से देखना, क्योंकि आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो सबसे ऊपर रंग कौन सा है और सबसे नीचे रंग कौन सा है, ये चीज भी आप यहाँ पे याद करना कि लाल रंग सबसे ऊपर होगा, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट का ही यूज क्यों करते हैं, तो यही दोस्तों रीजन होता है कि जो आपका लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है क्या होती है, अधिक होती है। इसकी वजह से ये जो लाल रंग होता है फैलता नहीं है, यानी काफी दूर से हमें ये दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपको जो आपका सिग्नल, हम लोग जो आपने देखा हो जो रेलवे में सिग्नल का यूज किया जाता है, वहां पे रेड लाइट ही ज्यादा यूज आपकी वहां पे की जाती है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, सही कथन की पहचान कीजिए, इनमें से बताओ राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर हर कोई बच्चा वहां पे दे पाएगा क्योंकि बेसिक चीज है, और हर बच्चों में ये भी कहूंगा कि सभी बच्चे इसका राइट आंसर वहां पे देंगे। तो इसका राइट मतलब सही कथन का पहचान कीजिए, तो न्यूटन बल का मात्रक, भाई ये पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये नोट करना कि जो बल होता है, बल के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बल कैसी राशि होती है, बल क्या बताओगे, बल जो होती है आप, ये एक सदिश राशि, बल कैसी राशि, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक दोस्तों आपका न्यूटन यहाँ पे आपने देख ही लिया है। अब दोस्तों इसकी विमा सूत्र क्या हो जाएगा, ml t की पावर -2। ये दोस्तों इसका विमा सूत्र भी नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में विमा वाला भी टॉपिक है और विमाओं से भी क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। अगले सवाल दोस्तों ये चीज पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए आपकी हो जाएगी, क्या बताओगे, समतल कोण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, ये बताओ जो आपका घन कोण होते हैं, क्या होता है घन कोण, घन कोण का मात्रक दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, स्टेरेडियन। क्या बताओगे, स्टेरेडियन। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना, अगर कभी पूछा गया कि जो आपका विस्कोमीटर होता है, क्या विस्कोमीटर, ये बताओ आपका जो विस्कोमीटर होता है इसका यूज कहां पे होता है, इसका यूज क्या बताओगे आप, तरल की श्यानता मापने में। इसका यूज कहां बताओगे आप, इसका यूज आपका हो जाएगा तरल की श्यानता को मापने में, इसका यूज दोस्तों आपका किया जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट होते हैं। घनकोण तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद एक अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक बाह्य निकाय जो किसी पिंड के विराम अवस्था या एक समान गति के बदलने के लिए लगाई जाती, वो क्या होती। अब इसका राइट आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो क्या बताओगे आप, बल। ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर हो जाएगा। बल के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। बल एक सदिश राशि आपका हो जाता है, इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता रखी हैं और सारी चीजें आप यहाँ पे नोट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन आप ध्यान से तैयार करते हुए वहां पे चलिएगा। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा गया
ये बताओ जो आपका ऊर्जा है, शक्ति, अगर ये जो दो चीजें दी जा रही है, अगर बताओ इनका एसआई मात्रक क्या होता है, आप क्या बताओगे? इनका एसआई मात्रक दोस्तों जूल आपका यहाँ पे हो जाएगा, जूल लिखा हुआ आपका वहां पे आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जो कि हमारा जीके का क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था, बताओ किस वर्ष किया गया था? तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका राइट आंसर वहां पे कितना बताएंगे? तो ये बताना दोस्तों 1857, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते हैं आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। अगर आप 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही वहां पे चल रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857, यानी कि 1857 बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित वहां पे कर दिया गया था। और जहां पे इनकी मृत्यु कब हुई थी, और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? ये हुई दोस्तों 1862 ईस्वी में इनकी यहां मृत्यु हुई। 1857 को ये रंगून भेजे गए और 1862 में इनकी मृत्यु भी वहां पे हो जाती है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा आपका बिटुमिनस कोयला है? सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला का क्षेत्र कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो कौन से दोस्तों होगा? आप बताओगे झरिया। क्या क्षेत्र हो जाएगा? झरिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, जो कोयला होता है कितने प्रकार का होता है, ये चीज भी हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयला के प्रकार कितने होते हैं? तो कोयला दोस्तों कितने प्रकार का होता है? आप बताओगे 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक दोस्तों आपका होता है पीट कोयला, एक तो हमारा क्या होता है पीट कोयला दोस्तों हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला कोयला क्या होगा? आप बताओगे लिग्नाइट। अगला कोयला दोस्तों आप क्या बताओगे यहाँ पे? लिग्नाइट कोयला आपका ये हो जाएगा। इसके बाद कौन दोस्तों हो जाएगा? आप बताओ क्या? बिटुमिनस कोयला आपका ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा कोयला आपका होगा? किसका नाम बताओगे आप? एंथ्रेसाइट का। इसके बाद किसका नाम बता दोगे? एंथ्रेसाइट कोयला आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 कोयला के प्रकार आपके दोस्तों यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ मौद्रिक नीति लिखित साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है, का अनुरूप है। अब इन 4 ऑप्शन में बताना किसका अनुरूप आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? ये दोस्तों हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों ऐसी दर जिसमें रिजर्व बैंक से एक रात के लिए ऋण उपलब्ध होता है, वही क्या कहलाता है? वही आपका ये कहलाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए तो बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है दोस्तों, ये अगर पूछा जाए तो बैंक दर दोस्तों आपका वह ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को ऋण प्रदान करता है, वो आपका बैंक दर यहाँ पे होती है। और दोस्तों ये जो आपकी बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक तय करती है। जो बैंक दर होता है, कभी अगर ये पूछा जाए कौन तय करता है बैंक दर, तो आप कौन तय करेगा? आप बताओगे आरबीआई। कौन तय करता है? भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो बैंक दर आपका तय करता है कि बैंक दर कितना आपका लगाया जाएगा। अब ये बताओ अच्छा वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? जो दोस्तों आपका जीएसटी है ये पूछा जा रहा है, जीएसटी आपका कब से लागू किया गया था? वस्तु और सेवा कर कब से आपका ये लागू किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जीएसटी एक पूरा टॉपिक ही आपका हो जाता है और मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वहां पे कराऊंगा। तो वहां पे जब मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, पहले जीएसटी वाला अपनाने वाला कौन सा राज्य था, यहाँ पे इस तरह कई सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। वो पूरा एक टॉपिक है, वो मैं पूरा टॉपिक भी आपको कवर इसका कराऊंगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अगर कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप राइट आंसर क्या बताओगे? ये हुआ था आपका 1931 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कब हुआ था ये समझौता? आप बताओगे 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपका वहां पे हुआ था। दोस्तों इसको और क्या कहते हैं? इसे आपका दिल्ली समझौता के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली
समझौता के नाम से दोस्तों ये आपका यहाँ पे जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये याद करना कि अगर कभी ये पूछा जाए ये समझौता दोस्तों जब हुआ था तो यहाँ के वायसराय कौन थे, अगर ये कभी पूछा जाए इस समझौते के समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय दोस्तों उस समय कौन हो जाएंगे, इरविन। कौन हो जाएंगे दोस्तों उस समय वायसराय हो जाएंगे आपके इरविन, यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना कि जो आपका गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी आपको यह जाना जाता है। और जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, किसका नाम बताना है आपको, इरविन उस समय वायसराय आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष आपका पारित किया गया। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फिलहाल अभी रिपीट बहुत बार हुआ था, ये पिछली बार भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे, 1878 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी इस अधिनियम में यह बताया गया था कि आप अपने पास कोई भी हथियार वहां पे नहीं रख सकते हो। अगर आपको हथियार रखना भी है इसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। और अभी भी आप देख रहे होगे अगर आप अपने कोई हथियार अगर रखना चाहते हो तो उसके लिए बाकायदा आपका लाइसेंस अभी तक भी आपका बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1878 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। इस सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे 57वां संविधान संशोधन ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ ये संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, कब किया गया था, तो आप क्या बताओ ये आपका अधिनियम 2011 द्वारा 2011 था। भारतीय संविधान के भाग 3 ये हो जाएगा। और अनुच्छेद अगर कभी यहां दोस्तों पूछा जाता है अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट सी में ये आपका वहां पे जोड़ा गया था। तो अगर पूछा गया 57वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताओगे 2011 में। यहां इसका जो भाग 3 की जगह अगर अनुच्छेद भी आपका दिया जाता अनुच्छेद आपका 19(1)(c) आपका ये वहां पे लिखा हुआ होता। इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। एक सवाल ये पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख जो आपका है ये न्यायालय होगा, ये पूछा जा रहा है ये किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है। अब इसमें बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 129 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, अभिलेख न्यायालय आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी इसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की आवागमन के लिए दंडित करने के शक्ति भी आपकी यहाँ पे शामिल आपकी होती है। और ये बताओ दोस्तों जो आपका ये अनुच्छेद नंबर 126 यहाँ पे दिया है ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बोला गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। अगर कभी ये पूछा गया अनुच्छेद नंबर 126 में क्या चीज बताई जा रही है तो यहां पे क्या बताओगे आप, कार्यवाहक क्या बताओगे यहाँ पे, कार्यवाहक जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, जो कार्यवाहक आपका मुख्य न्यायाधीश है इसकी जो नियुक्ति होती कौन करेगा, जो आपका न्यायाधीश यहाँ पे होता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, आप बताओगे राष्ट्रपति करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताएगा, 126 नंबर पे बताया गया है। और ये बताओ जो अनुच्छेद नंबर 131 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, इसमें क्या बताया गया है यहां पे नोट करना, इसमें क्या बताया गया आप बताओगे, सर्वोच्च न्यायालय की क्या बताओगे, न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता ये आपको यहां बताया गया है।
तो ये अगर अनुच्छेद नंबर 131 पूछेगा, ये इसमें वर्णन किया गया। अनुच्छेद नंबर 126 में क्या बताया, जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके बारे में आपका बताया गया। अब इसका राइट आंसर तो आपने देख ही लिया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। कब हुआ था ये बताओगे आप, 1986। क्या हो जाएगा, 1986। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये भी याद करना, अगर अब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप आजकल ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है कि 2 अक्टूबर को, ये नोट करना, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या चालू किया, स्वच्छ भारत अभियान। क्या चालू किया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये चालू, अगर ये कभी आपसे पूछा जाए स्वच्छ भारत अभियान ये कब से चालू किया गया, क्या बताओगे, 2 अक्टूबर 2014। ये डेट आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब ये बताइए, एक सवाल में ये आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। किसके शासन काल में, अशोक होगा, बिंदुसार होगा, बृहदर्थ होगा, चंद्रगुप्त होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका आप क्या बता दोगे, ये हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका सांची का स्तूप है, क्या जो आपका सांची का स्तूप यहाँ पे दिया जा रहा है, तो सांची का स्तूप दोस्तों कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, ये आपका रायसेन। क्या बताओगे, रायसेन, यानी ये कहां पे है आपका, एमपी में आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ, एक यहाँ पे भरहूत स्तूप, भरहूप स्तूप अगर पूछा गया, ये कहां पे आपका हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका कहां पे है, सतना में। कहां पे है, सतना, एमपी में आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी दोस्तों ये पूछा गया, आप ये बताओ, एक यहाँ पे कुड़ाल, एक और नोट कर लेने यहाँ पे, कुड़ाल स्तूप, एक ये नोट करना, जो आपका कुड़ाल स्तूप होता है। यहां भी याद करना कि आपका ये स्तूप अशोक ने तक्षशिला में अपने पुत्र क्या होता, अपने पुत्र कुड़ाल की याद में बनवाया था। यहाँ पे क्या याद करो, कुड़ाल स्तूप जो है ये अशोक ने तक्षशिला में, कहां बनवाया था, ये आपका बनवाया था तक्षशिला में। कहां बनाया था ये बताओगे, तक्षशिला में। तक्षशिला में इसको बनाया था, अपने पुत्र कुड़ाल की याद में इसका निर्माण वहां पे आपका कराया था। एक और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जो आपका है क्या, अमरावती, एक नोट करना आप, अमरावती स्तूप। अगर पूछा गया अमरावती स्तूप ये कहां पे है, ये कहां बताओगे आप, गुंटूर में। कहां बता दोगे, गुंटूर, ये कहां, गुंटूर में है। और गुंटूर कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ये कहां पे आपका, आंध्र प्रदेश में आपका ये वहां पे स्थित हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा। कि अमरावती स्तूप कहां पे हो जाएगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये कहां पे है आपका, ये हो जाएगा आपका रायसेन एमपी में। भरहूत पूछा था, ये भी सतना एमपी में आपका हो जाएगा। ये कोई स्तूप है जो आपको पता होने चाहिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां दोस्तों हमारे क्या चालू हो जाते हैं, मैथ की स्टार्ट हो जाओ। मैथ के टोटल 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और मैथ दोस्तों आपके बिल्कुल वहां नॉर्मल होती है, अगर आप कैलकुलेशन आती है बड़ी आसानी से इनके आंसर आप वहां पे दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या क्या चीज आपको दी जा रही, क्या दिया जा रहा है ये बताओ। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कम है, x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। तो ये बताओ x का धनात्मक मान ज्ञात करें। जो आपका x है इसका धनात्मक मान ज्ञात करें, ये चीज हमसे यहां पूछी जा रही है। तो क्या बताओगे, पहले तो ये बताओ आप, यहाँ पे 32 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो निकाल लो भाई। यहाँ पे एलसीएम एक निकाला, 32 यहाँ लिखा, हमने लिखा 40, इनका एलसीएम निकालो। 4 से काटा यहाँ पे ये 8 होगा, यहाँ पे काटा हमने 5 काट दिया, फिर काट दो भाई, हमने एक बार 8 से काट दिया, यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, फिर एक बार हमने क्या किया 5 से काट दिया। तो एलसीएम दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 4 गुणे 8 गुणे 5 कर दोगे, एलसीएम दोस्तों यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 160 हमारा ये निकल के आ गया। अब देखो सवाल में क्या चीज बताई जा रही है, ये बताओ लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से, यानी जो आपका x है x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। ये आपका 160 यहाँ पे बराबर आपका हो गया। बस हमें x का मान यहाँ पे निकालना। अब ये बता दो अच्छा यहाँ पे कि यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 169 आपका हो जाएगा।
तो x बराबर क्या किसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, ये वहां वर्गमूल हो जाएगा 169, किसका है ये आपका 13 का ही तो है आपका। तो यही चीज आपसे पूछी जा रही है, x का धनात्मक मान बता दो कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे इसका मान हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका एक अगला सवाल है यहाँ पे, ये बताओ 22 शिक्षकों का औसत आयु आपका कितना है, 64 है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आपका 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु बता दो क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप सभी के आंसर वहां पे निकाल पाएंगे। ये बताओ देखो औसत क्या देगा, 22 शिक्षक है, औसत क्या है इनका 64 है, योग कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पे 22 शिक्षक है, आयु है 64। यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे योग कितना हुआ, योग कितना हो जाएगा, आप सीधा लिखोगे 22 शिक्षक है गुणे यहाँ पे कर दोगे 64, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 200 गुणा करोगे 1408 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये बताओ, अब यहां बोला जा रहा उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने पे अब योग कितना हो जाएगा। अब योग बताओ दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले से थे 22 लोग, 22 शिक्षक थे, अब एक नया शिक्षक आ गया, अब शिक्षक कितने हो गए, अब हो जाए भाई 22 में एक जुड़ जाएगा 23 हो जाएगा। तो अब मतलब 22 शिक्षकों को शामिल करने के बाद, एक शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। अभी औसत 64 है, अब एक की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी 65 आपकी हो गई। अब इनका योग कितना गुणा करो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 1495। ठीक है, अब ये बताओ अच्छा यहाँ पे कि ये बताओ क्यों क्यों बढ़ा, यहाँ पे जो यहाँ पे एक नया शिक्षक आया इसी वजह से तो ये योग आपका बढ़ गया है। तो जो बताओ नया शिक्षक है वो कितना एज रहा होगा भाई, जितना बढ़ गया उतना ही तो वहां पे रहा होगा। तो 1495 में ये बताओ इसमें कितना आपका ये मतलब 1408 में कितना बढ़ा है, 1495 हो गया। तो आप इसमें घटाओ क्या आ जाएगा, आपको 87 आ जाएगा। यानी 1495 में जब 1408 हम माइनस करें कितना आ गया, 87 आ गया। तो जो आपका नया शिक्षक शामिल हुआ है वो कितने साल का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 87 साल का। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कैसे आप इनके आंसर वहां पे ला सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आपका पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 5:6 यदि उनका गुणनफल आपका 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ कितना होगा। दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें, देखो हमने माना एक संख्या आपकी 5x है, एक संख्या आपने मानी 6x है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल का अनुपात 5:6 यह उनका गुणनफल 1920 है। अगर इनका हम गुणनफल करें, ये आपका दिया गया 1920 के बराबर, ये आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। अब गुणा करो इनका कितना हो जाएगा, देखो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 1920 आपका हो गया। तो ये बताओ पहले x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया आपका 1920 बटे यहाँ पे कर दोगे 30। अब इसको सॉल्व करो, x का मान निकालो कितना आपका हो जाएगा। पहले 0 से ये 0 आपने काटा, 3 से इसे काटा, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर रखो भाई से, 18 कितना हो, 18 1 3 चौक 12, ये 64 हुआ। और 64 इसका वर्गमूल करो किसका हो जाएगा, आपका 8 का यहाँ पे हो गया। अब क्या सवाल है पूछा जा रहा है, ये बताओ दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब बताओ 5 6 है, इनका योग कितना होगा, 5 6 11 x हो जाएगा योग इनका। अब यहाँ x का मान आपने 8 निकाला है, तो भाई यही x का मान रख दो, 11 गुणे आप यहाँ पे 8 करो, क्या 11 8 88 यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, इसका राइट आंसर हमारा 88 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, तो इसकी प्रैक्टिस करना कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ बस मैं आपको जो कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं और जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं, तो ये प्रैक्टिस सेट इसी वजह से मैं कराता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आपको दी जा रही है और जो आपके एग्जाम वहां पे कराए जा रहे हैं वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप बड़ी आसानी से उनके आंसर वहां पे दे पाए। देखो इस सवाल में क्या दिया गया है, ये बताओ यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है और जो आपका Q है, जो आपका Q P का Z बटे 3% है, तो ये बता दो हमें Z का मान क्या पूछा जा रहा है। तो बताओ Z का मान आपका क्या हो जाएगा। Z का मान बस यहां पूछा जा रहा है क्या आपका हो जाएगा। कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे ध्यान से आप देखना। क्या दिया गया, P का 35%, आप यहाँ पे क्या लिखा, P का यहाँ पे लिखा 35%, 35 बटे 100 यहाँ पे कर दोगे। फिर क्या दिया, Q के 60% के बराबर, ये आपका बराबर है किसके, Q के
60% के दोस्तों ये आपको यहाँ बराबर, इसे सॉल्व करो कितना हो गया, ये कट जाएगा आपका, पूरा कट जाएगा। 5 से काटा 5 7 35 हुआ, 5 से काटा 5 1 5 और 5 दूना 10 यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 7p बराबर आपका 12q यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों। अब ये बताओ एक चीज, ये ध्यान रखो, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ से क्या चीज आपको बोली जा रही है, जो आपका q है, जो यहाँ पे q लिखा गया है, q जो है ये p का z/3% है, जो p का z/3%। यहाँ पे जो q लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 7p बराबर, ये तो 12 लिखा ही रहेगा गुड़े, ये जहां q है यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं p गुड़े z/3 गुड़े 100, आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, आप यही चीज दिया जा रहा है। जहां पे q है ये p का जो आपका p होगा z/3, यानी इसका z/3 परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटा के हम बटे 100 करते, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखो, जो कटे काट दो यहाँ पे। अब जब सारी संख्या गुणा हो रहा है, इस p से ये आपका p यहाँ पे कट गया, ठीक, ये तो कट जाएगा सीधा सीधा। 3 से काटो, ये 3 चौक 12 दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएगा। और क्या कट रहा है, आप जो चीज कटे आप सीधा सीधा काटो, ना कटे भाई गुणा कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे z का मान दो, इसको सॉल्व करो कितना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों z बराबर आप कितना हो जाएगा, ये 4 से ये भी कट जाएगा, आपको कितना हो गया 25 आपका हो गया। 25 गुणे यहाँ पे 7 कर दो, क्या कर दो यहाँ पे 25 गुणे 7 करोगे, 25 गुणे 7 करना करोगे कितना आ गया 175 हो जाएगा, 175 आपका हो गया। तो यही 175 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और यही जेड का मान ही हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा जेड का मान 175 हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आता है, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट सवाल हो जाता है। इसमें क्या चीज पूछी जाए, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। क्या दिया गया है, B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, B2 अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये बताओ हमें कि B1 अकेले उसी काम को पूरा करने में पूरा कितने दिन में कर लेगा, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो कैसे आप इसका आंसर निकालोगे, ध्यान से देखना। देखो पहले क्या दिया गया है, B1 और B2, यहाँ दिया गया B1 है और प्लस का B2 है, ये दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 20 दिन में यहाँ पे आपके कर रहे हैं। फिर दिया गया जो आपका B2 है, जो आपका B2 है ये अकेला पूरे काम को 60 दिन में, अकेला पूरे काम को 60 दिन में कर रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है B1 बता दो, ये जो आपका B1 है यहाँ पे, B1 अगर पूरे काम को अकेला ही करे कितना समय लेगा। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपके पेपर पूछे जाए, आपको क्या करना, इन दोनों को पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60। अब 20 का भाग 60 में करो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 60 का भाग 60 में करोगे आपका 1 बार जाएगा। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जो आपका B1 और B2 है, ये आपका एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये आपका काम कर रहे हैं 3 यूनिट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या बात हुई थी, बाद में B2, जो B2 है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये बताओगे 1 यूनिट यहाँ पे काम कर रहा है। और दोस्तों जो आपको ये एलसीएम निकल के आता है, ये हमारा होता है कुल काम, ये होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताओ, यहाँ लिखा है B1 प्लस B2, ये 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, अब B2 कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो ये बताओ जो B1 होगा ये कितना काम करेगा, अगर इसमें B2 आप माइनस कर दो 2 निकल के आ जाएगा। तो जो आपका B1 है ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और पूरा काम हमारा है 60। अगर ये एक दिन में 2 काम करेगा, 60 काम करने में कितना समय लेगा, आप कहोगे 60/2 बराबर 30 दिन। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये अपना पूरा कंप्लीट यहाँ पे ये अपने जो सेट था ये पूरा यहाँ पे हो जाता है, जहां पे हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस दोस्तों आपको जो मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा वो आप नोट्स अच्छे से वहां पे तैयारी करिए, उसका रिवीजन करो, उसका प्रैक्टिस करो। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही वैसे आप तैयारी करते रहना। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। या फिर दोस्तों अगर आपके पास अभी तक ये कंप्लीट नोट्स ना मिले हो तो जो दिए गए नंबर अभी मुझे मैसेज कर नोट्स लेकर तैयार करिए। आप यकीन मान चलना आपका जब भी पेपर वहां पे लगेगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। लेकिन हाँ एक ही शर्त है, ये कंप्लीट नोट्स आपके हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ये बिल्कुल नोट्स तैयार करना आपके पेपर के लिए बहुत सफिशिएंट है। और इसके अलावा आपको कुछ भी वहां पढ़ने की भी जरूरत वहां पे नहीं है। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।